स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे क्वेश्चन जो लग रहा है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए वैसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि अब समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग वही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी इस बार अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो तो आज की इस क्लास के अंदर जितने भी प्रश्न लाया हूँ सारे प्रश्न को आपको देखना है। एक तरह से समझिए आपका ये टेस्ट हो रहा है, आप लोग टेस्ट दीजिए कि आप लोग कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर सही देते हो। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल को ध्यान में रखना है कि रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी थी। तो आपको याद रखना है कि ये बनी थी जया वर्मा सिन्हा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे पहले भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो कब हुआ है, तो 1950 में हुआ है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ये भी सवाल बार बार पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग को बताना है कि रेलवे बोर्ड का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। तो आप लोग को याद रखना है कि श्री अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे भारत के वर्तमान रेल मंत्री। सवाल को ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताना है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण सीएजी कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएंगे के संजय मूर्ति, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। सवाल पूछा जाएगा कि जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो आप लोग को याद रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं हमारे जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई होती है वो क्या है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। डेसिबल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न, 1 डेसिबल बराबर कितना होता है, तो याद रखना है कि 1 डेसिबल बराबर होता है 0.1 वेल। 1 डेसिबल बराबर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यह भी सवाल बार बार रिपीट किया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है उसे हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। तीसरा प्रश्न को याद रखना है कि थायराइड किसकी कमी से होता है। तो आप लोग को बताना है कि जो थायराइड होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो थायराइड होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है 6.4, 7.4, 8.0 या फिर 5.5। तो आपको याद रखना है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल याद रखिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य काय क्या है। सवाल कह रहा है कि पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य काय क्या है। तो आपको याद रखना है कि जल और खनिज लवणों का संवहन करना होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
7 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहीं पे सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान में रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। दूसरा प्रश्न याद रखिएगा, अवतल लेंस अपसारी होता है या फिर अभिसारी। तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है अपसारी, और उत्तल लेंस क्या होता है, ये होता है अभिसारी। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सवाल कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। एक सवाल ऐसे पूछेगा कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। 9वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक अवध सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। सवाल कह रहा है कि आधुनिक अवध सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 7, 8, 18 या फिर 9। तो याद रखिएगा कि 7 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको भी आपको ध्यान में देना, ध्यान में रख। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको ध्यान में रखिएगा। कोयले का जलना किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो आप लोग को बताना है कि कोयले का जलना किस प्रकार का प्रक्रिया है। तो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। कोयले का जलना एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। सवाल पूछा जाता है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो आपको बताना है कि बर्फ का पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया है। तो रासायनिक प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान में रखना। लोहे में जंग लगना कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रासायनिक प्रक्रिया। चलिए तीनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान n और वेग v का गुणनफल क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग। और यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछ सकता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताना है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। एक सवाल ये भी याद रखिए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है एक अदिश राशि है। तो आपको याद रखना है कि इसमें से अदिश राशि कौन हो जाएगा। तो इसमें से अदिश राशि हमारा हो जाएगा कार्य यानी कि वर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं से अगर आपसे सदिश राशि पूछ लिया जाए तो बताना है कि वेग हो गया हमारा सदिश राशि, बल हो गया, विस्थापन हो गया, ये तीनों सदिश राशि है। बाकी एक कार्य हो जाएगा हमारा अदिश राशि, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। सवाल को ध्यान में रखना है कि कोशिका का जो आत्मघाती थैली होता है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट बनते हैं कि विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या होता है। तो विद्युत धारा हम लोग किस यंत्र से मापते हैं। तो याद रखिए कि विद्युत धारा हम लोग ए मीटर से मापते हैं। ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। यह भी सवाल पूछा जाता है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो 0 होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे सवाल पूछ ली जाए कि सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि खट्टे फलों में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, ये सब में सीट्रिक अम्ल पाया जाता है।
अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है हरा, लाल, पीला या फिर नीला। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा लाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है, तो बैगनी रंग का होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य। लाल का ज़्यादा और बैगनी का कम होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है कि बॉयल के नियम पे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 6। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर औसतन कितना होता है। सवाल को याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर औसतन कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल अगर पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण की खोज किसने की थी। सवाल तो पूछा जा सकता है ना कि गुरुत्वीय त्वरण की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि इसकी खोज किए थे गैलीली ने की थी। गैलीली ने गुरुत्वीय त्वरण की खोज की थी। अगला नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से एस्कर्बी होता है। एस्कर्बी होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, धातुओं को खींचकर पतली तार बनाने के गुण को क्या कहा जाता है। सवाल को ध्यान में रखिएगा कि धातुओं को खींचकर पतली तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि इस गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और धातुओं को पीटने पर जो टूट जाता है उसे हम लोग भंगुरता कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है। सवाल कह रहा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है। ऑप्शन है तांबा और टीन, तांबा और जस्ता, लोहा एवं निकेल, एल्युमिनियम एवं तांबा। तो आपको याद रखना है कि जो पीतल है वो 2 धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल अगर पूछा जाए कि तांबा प्लस टीन से क्या बनता है, तो आप लोग को बताना है कि तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांस्य। कांस्य बनता है तांबा और टीन के मिश्रण से। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो यह कहा जाता है प्रथम नियम को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व का नियम किसने दिया, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिए थे। ध्यान में रखिएगा सवाल को। 23 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है। सवाल कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो आपको याद रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित होती है। सवाल क्या कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित होती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि ये स्थित होती है समताप मंडल में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछा जाएगा अगर आपसे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सवाल क्या कह रहा है, समझिएगा कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे अगर सवाल पूछा जाए
कि मानव गुणसूत्रों में जोड़ों मतलब कितने जोड़े होती हैं, गुणसूत्रों की कितने जोड़ी होती है। तो याद रखिए कि जोड़े बोले तो 23 जोड़ी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। सवाल क्या कह रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये नेफ्रॉन हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, सोडियम को किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि सोडियम को किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है। तो याद रखिए कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी अभिक्रियाशील होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल किरोसिन में रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि निर्वात में जो गति होती है प्रकाश की चाल, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है कि कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है। तो आपको याद रखना है कि अग्नाशय से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख डॉक्टर पुरुष अभिनेता के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे सही संबंध दर्शा रहा है, तीनों एक दूसरे को आंशिक रूप से काटते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है संबंध। तो कलम का संबंध लिखना से है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, बताइए। थोड़ा सा सोचिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कूट भाषा में CAT को इतना लिखा जाता है तो DOG को लिखा जाएगा। आप सोचिए, रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सवाल आपको ही सॉल्व करना है। मैं बताने के लिए अभी मैं आपको सॉल्व करके बता दूं, आप पहले सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग लगाएंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए ABCD आप पढ़िए, ABC कौन से स्थान पे आता है। C आता है हमारा तीसरे स्थान पे। A कौन से स्थान पे आता है, तो A यानी कि पहले स्थान पे आता है। और T कौन सा स्थान पे आते हैं, तो T आता है 20वें स्थान पे। देखिए यहाँ पे है। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कीजिए। ABCD केवें स्थान पे आता है, तो चौथे स्थान पे आता है। ABCDEFGHIJKLMNO O केवें स्थान पे आता है। आप लोग देखिए O केवें स्थान पे आता है, तो O जो आता है वो 15वें स्थान पे आता है। हाँ 15वें स्थान पे ही आता है। और देखिए G केवें स्थान पे आता है, तो हमारा G आता है 7वें स्थान पे। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, तो मैंने आप लोग को बोला थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए सीख लीजिए। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, विषम को चुनिए। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसमें से आपको विषम चुनने के लिए बोल रहा है। तो विषम इसमें से क्या हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको गेस करता हूँ, मिश्र धातु, और मिश्र धातु से आप लोगों को चुनना है। तो देखिए पीतल हमारा मिश्र धातु हो जाएगा, बाकी सब जो धातु है वो शुद्ध अधातु है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीतल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, बाकी ये सब एक चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे विषम हमारा पीतल हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीतल, क्योंकि एक प्रकार का ये मिश्र धातु है, इसीलिए ये विषम हो गया, ध्यान में रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राम पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है,
फिर बाईं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो ये शुरुआती से उत्तर दिशा में है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, तो डी सी का पिता है, तो बी का डी से क्या संबंध है? सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, तो आपसे पूछ रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा, इसका जो संबंध हो जाएगा वो पोता पोती हो जाएगा, पोता पोती या फिर नाती नातिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में हुआ? सवाल समझिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पेरिस शहर में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सभी का स्क्वायर दिया हुआ है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसी तरीके से 6 के बाद क्या होगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा तो 7 7 49, यानी कि 49 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा, इसको रहने देते हैं, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं पक्ष में अक्षर कौन सा होगा? सवाल क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं पश्चिमा स्थान कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। 10 + 5 यानी कि 15। अब देखिए ABCD आप 15 देखिए ABCD 15वें स्थान पे कौन सा आता है? ABCDEFGH ऐसे कीजिएगा तो 15वें स्थान पे हमारा आ जाएगा O, तो O यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, घड़ी में यदि 3 बजे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितनी डिग्री का कोण बना है? देखो ये हमारा हो गया घड़ी, और घड़ी में 3 बजा है तो 3 तो ऐसे बजता है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री जो कोण बन जाएगा वो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सवाल को ध्यान में रखना है कि जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ध्यान में रखिएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इतना % इतना के बराबर है तो उसी संख्या का इतना % क्या होगा? इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इतना % 120 के बराबर है तो उसी संख्या का 120 क्या होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखियो इसको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व कीजिए और फिर यहाँ बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 11, 2 इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5.5 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो अधिकतम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि ध्रुवों पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर इतना कहानी होता है तो आपसे इसका किस क्रय मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ए किसी काम को
ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। सवाल को समझिए क्या कह रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इसको देखिए, आप लोग बनाने के लिए इसको सीखना पड़ेगा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो देखिए इसको कैसे कीजिए, 10 × 15। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिए, 10 × 15 और फिर हो जाएगा 10 × 15। हाँ, अब देखो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसको कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 150 आ जाएगा और इसको हो जाएगा 25। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको राइट आंसर आ जाएगा 6। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल को बनाने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में, तो ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए 10 × 15, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इतना करने के बाद आपको ऐसे करना है, आपको नीचे में ऐड कर देना है। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे ऐड कीजिए, उसके बाद दोनों में डिवाइड करके आंसर निकाल दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ही सॉल्व करना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है। एक ट्रेन इतना किलोमीटर के प्रति गति से चल रहा है, तो इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड में इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर कितना होगा, कितना मीटर प्रति सेकंड आएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1935 में। फुल डेट है 1 अप्रैल 1935 में। दूसरा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सबसे पहले मुख्यालय था कोलकाता में, फिर 1937 में इसका जो मुख्यालय हो गया वो मुंबई हो गया। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले कोलकाता था, 1937 में मुंबई हो गया। चलिए 49 नंबर प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 100 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतनी है, तो इसका क्षेत्रफल। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसको आप लोग को निकालना है। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर है और ऊंचाई इतना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 24। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसकी लघुत्तम संवर्तन यानी कि एलसीएम 60 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसकी जो छोटी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न है। भारत का पहला एआई शहर कहाँ विकसित किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत का जो पहला एआई शहर है वो कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि यह लखनऊ में विकसित किया जा रहा है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1 इंटू इतना है तो x प्लस तो का मान क्या होगा। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा सवाल, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सवाल क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो याद रखना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या रखा गया था। सवाल कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या रखा गया था। तो याद रखिए कि विक्रम रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है। इतना का वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज आप लोग निकाल के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आपका आंसर कितना आता है। 56 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि वर्ष 2024 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी।
तो आपको याद रखना है कि किस देश ने की थी, तो ब्राज़ील ने की थी। ब्राज़ील यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक बिजली का प्रदान करने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा कि 300 यूनिट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.03। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सवाल ध्यान में रखना है कि नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं। सबसे पहले याद रखिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमन बेरी। चलिए तो हम लोगों ने आज के सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।